आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। भारी मतदान किया है जम्मू रोशनी सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स की या जो स्कैम सामने आया, अभी भी इंक्वायरी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो आई का गवर्नर साहब से मांग कर मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको ही धन्यवाद देने के लिए औपचारिक रूप से आपको निमंत्रण दिया था कि आज प्रत्यक्षता फिर से मिलना हो जाए। आप सबके ध्यान में है कि लोकतंत्र का महापर्व इस यूनियन टेरिटरी में कल संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के विकास और नव निर्माण में कल जो चुनाव हुआ है इसका बहुत ही महत्व होगा। मतदान के जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुए हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर का चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, प्रोफेशनल हो या व्यापारी हो, सबने बढ़ चढ़ करके ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, यहाँ की उन्नति और प्रगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए और तरक्की को एक नई दिशा देने के लिए भारी संख्या में मतदान किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव से और इस चुनाव के मत प्रतिशत की तुलना करेंगे आप, तो कठिन स्थानों पर भी विपरीत मौसम के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कई स्थानों पर दुगुना मतदान हुआ है। और इसके लिए मैं श्रेय आपको देना चाहता हूं। पिछले दिनों जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो प्रयास किया, उनकी समस्याओं के समाधान में जिस तरह की रुचि सबने मिलकर के दिखाई और उसको आपने जिस ढंग से लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मैं मानता हूं कि आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ 73rd और 74th, उसमें जो कमियां रह गई थी, पंचायतों को और अर्बन लोकल बॉडीज को मजबूत करने के लिए जो काम किया जा सकता था, वो अधिकतम काम पिछले 3-4 महीनों में हमने किया। और 3 टियर सिस्टम यहाँ भी लागू हो तो डीडीसी के चुनाव भी यहाँ करा दिए। तो मैं उन सभी राजनीतिक दलों को और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी, जिन्होंने भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रतिकूल मौसम में जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की, बच्चियों की, नौजवानों की रही है, मुझे लगता है कि उन सबका अभिनंदन अगर न किया जाए तो शायद ये ज्यादती होगी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और चुनाव शुरू होने के पहले मैंने एक बात कही थी कि पीसफुल, फ्री एंड फेयर, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हो, इसका इंतजाम प्रशासन करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी
चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाई तक ले जाने का और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से घर घर तक पहुंचाया जा सके, ये प्रयास हम करेंगे। एक बार फिर से मीडिया के साथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी राजनीतिक दलों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए जो संशोधन हुआ उसको उन्होंने पूरी तरह स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर आगे भी श्रीनगर में मेरा रेगुलर हर महीने 1-2 बार मिलना होता था। जम्मू थोड़ा देर से आए और ठंड भी बड़ी कड़ाके की पड़ रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप सबसे भेंट होगी। क्रिसमस और नए वर्ष की एडवांस में शुभकामना आप सबको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द हम सब मिलेंगे। आपकी जानकारी में है कि 26 सितंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी 26 दिसंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेहत योजना का शुभारंभ करने वाले। आपको ये भी मालूम है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जब शुरू हुआ था तो उसमें एक क्राइटेरिया थी कि 2011 के सेंसस में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलेगा। उसी तर्ज पर, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ 30 लाख लोगों को सुविधा आयुष्मान भारत में मिल रही है। 1 करोड़ लोग बच गए थे तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि इन 1 करोड़ लोगों को भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत सेहत के नाम से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें दी जाए। और 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के शुभारंभ के बाद हर CHC पर, हर जनपद पर, यहीं जम्मू में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हर जिले में कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन से गोल्डन कार्ड बंटना शुरू हो जाएगा। अभी तक मोटे तौर पर 16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। जो बचे हैं उनका भी वार फुटिंग पर पंजीकरण करा करके इस काम को भी हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। सवाल अगले दिन आवाज एक भाई आते हैं आज कोरोना में इलेक्शन जो 8 फेजेस में हुए हैं जम्मू कश्मीर में DDC के, वो सरकारी ड्रामा खत्म हो गया और ये ड्रामा शायद पहली दफा जम्मू कश्मीर में हुआ और शायद पूरे हिंदुस्तान में पहली बार जम्मू कश्मीर की जो सरजमीन है, आजकल स्टेट भी नहीं है, आजकल यूनियन टेरिटरी हम हिंदुस्तान की, दिल्ली की, बीजेपी की एक छोटी सी दुकान है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि 200 साल पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसकी बुनियाद महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में रखी थी, 5 अगस्त 2019 को उस स्टेट को खत्म कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टर ने ये वायदा किया था कि बहुत जल्दी इसका स्टेटस रिस्टोर होगा। आज तक रिस्टोर नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में पंचायत राज हुआ, लेकिन सेंट्रल जो कानून थे वो लागू नहीं हुए। पंचायत एक्ट के तहत जो सरपंच बने या पंच बने, उन्हें कोई पावर नहीं थी और कोई रीजनेबल फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं थी उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। आज दूसरा ड्रामा कर दिया कि एक सेंट्रल कानून को, आधे कानून को उठा के लाए और कहा कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे। किसके बना? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बनाई जाती है जब आप
पूरी रियासत में डिलिमिटेशन कमीशन बनाएं। डिलिमिटेशन का मैंने ये होता है, ये बताएं कि ये ब्लॉक, इसकी आबादी कितनी है, इसकी टेरेन कितनी है, कितना लंबा चौड़ा है, कितने लोग रहते हैं यहाँ, कितने मर्द हैं, औरतें हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, रिजर्व जो कैटेगरीज हैं। लेकिन यहाँ ये ड्रामा हुआ कि 2 ही दिन में ड्रामा हो गया। डिलिमिटेशन करने का कोई अख्तियार नहीं था जम्मू कश्मीर की सरकार को। ये मामला तो अदालतों में चलेगा भी, लेकिन अभी ड्रामा जो है वो बीजेपी का ही चल रहा है अभी तक। जिसको मर्जी जेल में बंद करो, जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी छीन लो, जो भी बोलता है। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, हमारा क्या ले जाएंगे, जाया उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि हमारी कलम सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन के बगैर हर एक ब्लॉक को 14 डीडीसी की सीटें दे दी, 14। अरे यहाँ देख लीजिए, हमारा सांबा है, कितनी आबादी है इसकी, ये बताते हैं 3.5 लाख, और जम्मू रूरल की आबादी है 7 लाख, 14। रिजौरी की आबादी है 6 लाख, पुंछ की 14, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ आपने 3 नए जो ब्लॉक बनाए, जिले बनाए हैं, वो है वो डोडा। इस तरह डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, और फिर कर दिया 140 जम्मू सूबा की, 140 कश्मीर की। शायद लोगों ने या पॉलिटिकल वर्कर ने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आज इलेक्शन खत्म हो चुका है, इसलिए बात कर रहा हूँ। पहले की बात करते तो लोग कहते कि शायद ये वोटोक्रेसी है या वोट इकट्ठे करने के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि रिजल्ट भी नहीं निकला है कल। तो आज मैंने समझा कि ये बात कहना आज के दिन ठीक होगा कि रिजल्ट कल निकलेगा। रिजल्ट में हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिलिमिटेशन कहाँ होगा? 140 सीटें यहाँ, 140 वहां। ये टोटल फ्रॉड था, ये इलेक्शन नहीं थी, ये धोखा था तमाम लोगों के साथ, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं। और दूसरा ड्रामा देखिए, रोजाना कोई ना कोई ड्रामा करते हैं कि किसी के वारंट इशू कर दिए, किसी की जायदाद जब्त कर दी। जो इनके साथ नहीं चल रहे थे, चाहे पैंथर्स पार्टी की कितनी मिल रही हो उनसे, मुझे कोई, ये पैंथर्स पार्टी एक वकील है, एक इंसाफ करने का एक जज है। तो हम चाहे वो पैंथर्स पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, हम सबके लिए एकता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जिला परिषद के चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, जो जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवादियों, अलगाववादियों की धमकियों को दरकिनार करते हुए जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटिंग की है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यह एक इतिहास बना है कि पहली बार जिला परिषद के चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिन दिनों जिला परिषद के चुनावों की घोषणा हुई, उस वक्त पाकिस्तान के शरारती तत्व जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने धमकियां देना शुरू की। लेकिन
जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र में विश्वास रखा और बढ़ चढ़कर इस जिला परिषद के चुनावों में भाग लिया। मैं हृदय की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने जिला परिषद के चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही सफलतम चुनाव करवाए, बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हुए और इन चुनावों में जिन जिनका भी सहयोग रहा, जिन्होंने भी इन चुनावों को सफलतम बनाने में अपना रोल, अपना सहयोग अदा किया, ऐसी सभी एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जांबाज वीर सैनिकों को भी हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग देकर इन चुनावों को सफलतम तरीके से संपूर्ण करवाया है। वहीं जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो सरकारी मुलाजम, हमारे भाई बंधु जिन्होंने इन चुनावों के दौरान अपनी ड्यूटीज को सरअंजाम दिया बहुत बखूबी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने जिम्मेवारी का निर्वाह बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। साथियों, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार ये मौका आया है जब जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज एक्ट जो पूरे देश के अंदर लागू है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो कानून लागू हुआ है। धारा 370 के समापन के बाद जब पूरे देश के कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में यहां जिला परिषद के चुनाव हुए। हम जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनाव हुए, इससे पहले बीडीसी के चुनाव हुए, उससे पहले यहां सरपंचों और पंचों के जो चुनाव हुए, इसका सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को इस पंचायती राज एक्ट से, इन सुविधाओं से जानबूझकर दूर रखा गया। धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर की जनता को पंचायती राज अधिकारों से वंचित किया गया और आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर ये पंचायती राज एक्ट लागू करके पहले पंचायतों के चुनाव, फिर बीडीसी के सफलतम चुनाव और अब जिला परिषद के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो चुनाव करवाए हैं, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करती है। सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स की या जो स्कैम सामने आया, अभी भी इंक्वायरी हो रही है। हम चाहते हैं कि जो कुछ दिखाई जा रही है तो गवर्नर साहब को इंटरवीन करना चाहिए और इसमें संज्ञान लेके टाइम नौजवान पीढ़ी है वो देश हित में, नेशन बिल्डिंग में काम आए और ना सिर्फ अपने पांव पे खड़ा हो। देश की बात कीजिए, आप हरियाणा की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, उनको भी कैश प्राइज प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं उनके लिए एक अलग से पॉलिसी है, लेकिन बदकिस्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये नौजवानों के रिलेटेड है और सरकार को ये हम कुछ चीज़ें जो पोस्ट कोविड के बाद हम देखने को मिल रही हैं, उस बारे में सरकार का ध्यान इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नौजवानों का मसला है। और इसमें हम बात आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये स्पोर्ट्स सेक्टर की तरफ ध्यान दिलवाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिख रही है
स्पोर्ट्स जगत में कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको डालें, स्किल डेवलपमेंट में डालें। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ की प्रायोरिटी कहीं नहीं दिखने को मिल रही है। और उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर स्पोर्ट्स सिनेरियो को देखें तो हमारे पास कोचेस की, ट्रेनर्स की इतनी कमी है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ लगभग 53 के करीब रिकग्नाइज्ड एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग स्पोर्ट्स की, और उसके अगेंस्ट में जो कोचेस स्टैंड कर रहे हैं आज के वक्त में वो टोटल 55 के करीब है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर 53 एफिलिएटेड एसोसिएशंस हैं और उसके बाद 55 के करीब कोचेज़ हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में 53 के करीब कोचेज़ चाहिए। तो आप पूरे जम्मू कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अगर उनको टोटल करें तो वो आ जाके कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1100 के करीब कोचेज़ ही बनते हैं। और हाल ये है कि जहाँ 1100 कोचेज़ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 53 कोचेज़ हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। यहाँ से दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स की तरफ है और वाकई वो सीरियस हैं अपने यूथ को इस तरफ मोटिवेट करने के। और इसका रोशनी एक्ट पर 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 एक्ट पर रोशनी एक्ट पर रोशनी एक्ट पर एक्ट पर रोशनी एक्ट पर रोशनी एक्ट पर सर 11 करोड़ 42 लाख फारूक अब्दुल्ला की सारी ज़मीनें, सारी प्रॉपर्टी को टच कर दिया गया। एक अच्छा कदम। 20 लाख कनाल ज़मीन, 25,000 करोड़ रुपया रोशनी एक्ट को तोड़ने का प्रयास किया गया। रोशनी एक्ट के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन आज उस रोशनी एक्ट पर रिव्यू पिटीशन दायर करने का क्या इरादा था? जब रोशनी एक्ट को ये जो लोग प्रॉपर्टियां जिन लोगों ने ली हैं, जिन्होंने घोटाले करे हैं, उनको पकड़ा गया, उनको अंदर करने की तैयारी की गई। उसी की कंसेप्ट के अंदर 11 करोड़ 42 लाख रुपया फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी को टच किया गया। एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े घोटालेबाज किसी भी पार्टी के अंदर हैं, उन सबको पकड़ करके अंदर करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ के अंदर नहीं आई। जितने भी बाहर से नेता आए, माननीय मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे। जब खाएंगे नहीं, खाने नहीं देंगे, तो फिर घोटाला करने वालों को रिव्यू करने का, पिटीशन दायर करने का क्या मतलब था? ये माननीय राज्यपाल जी स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा। आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा कदम है। आपने फारूक अब्दुल्ला को पकड़ा, जिसको कोई नकेल नहीं डाल सकता था, बहुत अच्छा कदम है। बाकी लोगों को पकड़ करके अंदर करने की तैयारी है, एक अच्छा कदम है। बाहर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, डीडीसी का चुनाव इस मुद्दे को लेकर के लड़ा गया कि रोशनी एक्ट के अंदर जो घोटालेबाज हैं, जो डाकू हैं, गुप्तकार गैंग वाले हैं, सबको पकड़ करके अंदर करना होगा। ये स्मृति ईरानी ने कहा, अनुराग ठाकुर जी ने कहा, जितने भी विज जी ने कहा, और आज मुझे ये पता चल रहा है कि रोशनी एक्ट के अंदर आपने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। मतलब क्या 2 मरले लेने वाला चोर नहीं, 200 रुपया लेने वाला चोर नहीं, 1000 लेने वाला चोर नहीं,
100 करोड़ खाने वाला चोर नहीं, चोर चोर है। जब रोशनी घोटाला है, जब रोशनी घोटाला गुपकार गैंग का घोटाला है, फिर उसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत हमको क्या पड़ गई? क्या हम ये कहना चाहते हैं रोशनी घोटाले के अंदर जो घोटालेबाज हैं उनको छोड़ देना चाहिए? तो फिर फारूक अब्दुल्ला को क्यों पकड़ा गया? ये कुछ प्रश्न है जो बार बार इंगित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। गीता मित्तल जी ने निर्णय दिया, एक अच्छा कदम, डबल बेंच ने फैसला दिया, बहुत बढ़िया कदम, और सरकार को रिव्यू करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? सरकार इस पर कम से कम, मैं इसमें यह भी प्रत्यारोप करना चाहता हूँ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिनकी ज़मीनें रोशनी एक्ट के अंदर जिन्होंने कैप्चर की हुई हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी पकड़ करके जेलों के अंदर बंद करना चाहिए। वही सोच माननीय श्री उपराज्यपाल जी, वो लोग रिव्यू पिटीशन दायर करने के अंदर दोषी हैं। आपको उन लोगों को जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको पकड़ करके अंदर करना होगा, और जितने भी घपलेबाज हैं, चाहे इधर हैं चाहे उधर हैं, चाहे वो घपलेबाज उधमपुर के अंदर बैठा हुआ है, नगरोटा के अंदर बैठा हुआ है, किसी स्थान के ऊपर भी घपलेबाज है जिसने रोशनी एक्ट के अंदर ज़मीनें कैप्चर करी हैं। और कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उन घोटालेबाजों को पकड़ना चाहिए, और रिव्यू पिटीशन किसने दायर करी ये स्पष्ट करने का हमको प्रयास करना होगा, और कार्रवाई करनी होगी जैसे फारूक अब्दुल्ला पर करी। एक अच्छा कदम है, बाकी जितने लोग बाहर हैं उन पर कार्रवाई करो और सबको उठा करके अंदर करो, और जिन लोगों ने ये सरकारी फ्लैट अभी तक रखे हुए मंत्रियों ने, उन पर भी कार्रवाई करो, खाली कराओ, और इन सब घोटालेबाजों को तिहाड़ जेल भेजो, ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नीरज चंदेल है, और आज हम वार्ड नंबर 17 अपना न्यू प्लॉट में विंग्स टू डिज़ायर एनजीओ की तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हम यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फार्मर्स की सपोर्ट में आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक साइलेंट, और जिसमें हम सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहते हैं, हम ज़्यादा कुछ ना कह के गवर्नमेंट को यह अपील करेंगे कि एक तो मौसम का ध्यान रखें कि कितनी सर्दी पड़ रही है, और फार्मर्स जो हमारे लिए इतनी मेहनत करता है और इतने दिनों से अगर सड़क पे बैठा है, तो प्लीज़ उनकी भी सुनी जाए। तो प्रधानमंत्री जी, हम आपसे दोबारा यही अपील करते हैं, हमारे देश के खाद्य मंत्री जी, उनसे भी हम यही अपील करते हैं, और हमारी पूरी देश की जनता को अपील करते हैं कि प्लीज़ फार्मर की सपोर्ट करें। और हम यही कहेंगे कि फार्मर्स इस वक्त बहुत तकलीफ़ें हैं, कोई भी हल निकाला जाए, बातचीत से निकालें, बैठ के निकालें, पर जल्दी से जल्दी उनका हल निकाला जाए। अपील करेंगे कि उनकी शांति के लिए भी, उनकी आत्मा जी की शांति के लिए भी अपने घरों में मौन रखें, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले। जल्दी से जल्दी बनाया जाए, और हमारी संस्था द्वारा जी, मैं अशोक वर्मा कई सालों से जम्मू में आई बैंक की मांग कर रहा हूँ, और काफ़ी देर से, और यहाँ पर आज तक ये आई बैंक नहीं बना। और आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, जल्दी से जल्दी जम्मू में आई बैंक तैयार किया जाए। वैसे तो हाई बैंक मेडिकल में बना हुआ है, वहाँ पर बुक सिस्टम नहीं है जो आँखों का, और मैं आपसे अपील करता हूँ जम्मू में आई बैंक बनाया जाए। और हमारी संस्था में काफ़ी लोग हैं जो आई दान करना चाहते हैं,
मगर यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। और कई लोग हमें बार बार फ़ोन करके पूछते हैं भाई आई बैंक का क्या सिस्टम क्या है और फॉर्मेलिटी क्या है, और जहाँ हमें तो मालूम नहीं। और हम चाहते हैं जहाँ पे जल्दी जल्दी आई बैंक बने और जिससे लोग आंखें दान कर सकें। और कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनकी आंखें नहीं हैं, हम चाहते हैं उनके लिए आई बैंक बने और जहाँ पर कई लोग आंखें दान करें। और हमें संस्था से काफ़ी लोग हैं जो आंखें दान करना चाहते हैं। और आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं मांग करता हूँ जम्मू में जल्दी से जल्दी आई बैंक बनाएं। मैं अशोक वर्मा, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन से, जम्मू से, JNK जम्मू से।